नमस्कार दोस्तों। पलक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और भारतीय संविधान का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के बारे में हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। कौन सा टॉपिक था? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के बारे में हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। और दो क्लासेस में हम लोग अनुच्छेद 15 तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। 16 के बाद में अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो इन तीन अनुच्छेदों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, अनुच्छेद 16 के कुल मिलाकर के 6 नहीं बल्कि 8 सब आर्टिकल हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b), 16(5) और 16(6). तो कुल मिलाकर के कितने इसमें सब आर्टिकल हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुच्छेद 16 के कुल मिलाकर के 8 सब आर्टिकल हैं। एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 16 में इसकी जो हेडिंग है वो क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अवसर की समता। तो यहां पे लोक नियोजन का मतलब क्या है? लोक नियोजन का मतलब है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के अवसर। तो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के अवसरों में सभी लोगों को समान रूप से मौका दिया जाएगा। सभी लोगों को समान रूप से मौका दिया जाएगा। सीधी भाषा में कहा जाए तो सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान रूप से मौका दिया जाएगा। अब हम लोग इसमें एक एक सब आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 16(1). इसमें क्या कहा गया? लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, लोक नियोजन का सीधा मतलब है सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को। यहां पर क्या बात की जा रही? सभी नागरिकों को। तो इससे एक बात फिर से आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि अनुच्छेद 16 देश के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्योंकि यहां पे सभी व्यक्तियों शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि क्या प्रयोग हुआ है? सभी नागरिकों को। तो इसका मतलब कि सरकारी नौकरियों में देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 16(1) में। ठीक, फिर इसके बाद बात करें अनुच्छेद 16(2). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या
निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि लोक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कौन कौन से आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16(1) क्या बताता है कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 16(2) ये बताता है कि सरकारी नौकरियों में कौन कौन से आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जो आधार बताए गए हैं उन आधारों पर गौर कर लें। पिछली क्लास मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15(1), उसमें भी वो आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही सारे के सारे आधार हैं, लेकिन अनुच्छेद 15(1) में कौन सा आधार नहीं बताया गया? निवास स्थान। ये आधार 15(1) में नहीं है, बाकी सारे के सारे आधार 15(1) में दिए गए हैं। तो इस तरीके से 16(2) में यह बताया गया कि वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आधार में भी आपको स्पष्ट कर दिया गया कि वो सारे के सारे आधार जो अनुच्छेद 15(1) में 16(2) में भी दिए गए, लेकिन 16(2) में एक नया आधार दिया गया है, निवास स्थान। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक अगले अनुच्छेद पर बात करें, और ये अगला अनुच्छेद होगा 16(3). 16(3) में क्या कहा गया कि यदि निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना है तो इसके संबंध में शक्तियां संसद के पास होंगी, संसद के पास होंगी। तो अनुच्छेद 16(3) में बताया गया है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना है, तो इसके बारे में पावर राज्यों के पास नहीं होगी, पावर किसके पास में होगी? संसद के पास में होगी। यहां पे निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संबंधी बात क्यों कही गई अनुच्छेद 16(3) में? तो इसलिए कही गई क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के विविधता है, और क्षेत्रीय स्तर पर जैसे मान लेते वर्तमान में उत्तर भारत का कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो हो सकता है कि वहाँ के संबंध में उसको उतनी अच्छी जानकारी ना हो जो वहाँ के लोकल के लोगों को जानकारी हो, या साउथ के बारे में उत्तर के लोगों को उतनी अच्छी जानकारी ना हो जितना साउथ के लोगों को हो। तो ऐसे कुछ एक पद होते हैं जहां पर वहीं के लोकल के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसीलिए निवास स्थान संबंधी आधार पर भेदभाव की बात अनुच्छेद 16(3) में कही गई है, लेकिन इसके बारे में पावर राज्यों को ना देकर के किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो अनुच्छेद 16(3) बताता है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन ऐसा भेदभाव करने की पावर केवल संसद के पास होगी। और यह भी आपको स्पष्ट हो गया कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की बात क्यों कही गई, क्योंकि लोकल स्तर पर हो सकता है कि जो वहां का व्यक्ति बेहतर तरीके से काम कर सकता हो, बाहरी व्यक्ति बेहतर तरीके से काम ना कर पाए। ठीक, इसके बाद एक अगला अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य
पिछड़े हुए नागरिकों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है। हाँ। तो 16(4) में क्या कहा गया? राज्य किसके लिए? पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसकी व्यवस्था कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और किसमें? सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यदि राज्य को लगता है कि पिछड़े हुए नागरिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में नहीं है। तो सीधी भाषा में कहें तो ये जो हमारा अनुच्छेद 16(4) है, ये किसके लिए आरक्षण की बात करता है? ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करता है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की बात करता है। ठीक, तो अब हम पहले अनुच्छेद 16(4) और ओबीसी के लिए आरक्षण, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद 16(4)B और 4A के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओबीसी के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए आरक्षण, इस मुद्दे पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद जो 16(4) है, अनुच्छेद 16(4) में केवल इतना बताया गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन किनको पिछड़े हुए नागरिक माना जाए, यह संविधान में नहीं बताया गया था। साथ ही साथ जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके लिए आरक्षण कितना हो, यह भी कुछ संविधान में नहीं बताया गया था। और इस मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1953 में क्या बनाया गया? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। काका कालेलकर जिसके अध्यक्ष थे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। अध्यक्ष काका कालेलकर थे। और इस पिछड़ा वर्ग आयोग को किसके बारे में रिपोर्ट देनी थी? कि भारत में किन किन लोगों को पिछड़े हुए नागरिक माना जाए, और साथ ही साथ पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण कितना हो, इस संदर्भ में था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंप दी। 1955 में सौंप दी, लेकिन इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन तत्कालीन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। तो इस तरीके से यह रिपोर्ट दबी रही। फिर आगे चल करके 1977 में केंद्र स्तर पर सत्ता परिवर्तन आया। 1950 से लेकर के 1977 तक केंद्र में कांग्रेस का शासन था, और 1977 में कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो जब यह घटना हुई तो वर्ष 1979 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा क्या बनाया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए बीपी मंडल। बीपी मंडल
इसीलिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोग ने ही बताया कि ओबीसी में किनको किनको शामिल किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इस आयोग ने ही बताया कि ओबीसी के लिए आरक्षण, किसके लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण कितना होना चाहिए, 27% होना चाहिए, इस आयोग ने बताया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1980 में फिर से सत्ता परिवर्तन आया और इंदिरा गांधी की सरकार बनी और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर आगे चल करके जब बीपी सिंह सरकार बनी, बीपी सिंह सरकार बनी 1990 में, तो इस सरकार ने क्या निर्णय लिया, इसने निर्णय लिया मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, अर्थात इसने निर्णय लिया कि ओबीसी को कितने % रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, 27% आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा, इसने घोषणा कर दी। तो बीपी सिंह सरकार का निर्णय हो गया कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था होगी, इन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आई और नरसिम्हा राव क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने 1991 में एक घोषणा की, क्या घोषणा करी, कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तो रहेगा, ओबीसी के लिए 27% तो आरक्षण रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़े होंगे सामान्य वर्ग के व्यक्ति, उनको भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से नरसिम्हा राव सरकार का यह निर्णय था। अब नरसिम्हा राव सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और वो मामला था कौन सा, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1992। इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में नरसिम्हा राव सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई, और इस मामले को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मंडल आयोग मामला के नाम से भी जानते हैं, मंडल आयोग मामला भी इसको कहा जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा, वो निर्णय ही थोड़े बहुत परिवर्तित रूपों में आज भी भारत में आरक्षण का आधार है। तो आरक्षण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कौन सा है, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1992, जिसे मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया, देखिए इसका निर्णय समझिए। पहला इसमें निर्णय रहा कि ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण क्या होगा, वैध होगा। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, आरक्षण का आधार जाति होगा, ना कि आर्थिक। तो मजेदार बात यह है कि आरक्षण का जो आधार माना गया जाति, ये किसने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इन्होंने आर्थिक आधार को मानने से मना कर दिया, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि भारत की व्यवस्था में जाति स्वयं अपने आप में पिछड़ेपन का सूचक है, इसीलिए जाति को ही आधार मानना चाहिए, आर्थिक आधार नहीं मानना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगली बात इन्होंने क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरी बात, तो जब जाति को आधार माना, आर्थिक आधार नहीं माना, तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% के आरक्षण की व्यवस्था 10% के आरक्षण की व्यवस्था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई थी, आरक्षण की व्यवस्था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई थी, वो क्या होगी? अवैध होगी, अवैध होगी। तो 10% के आरक्षण की व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चौथा इसमें क्या निर्णय आया कि आरक्षण असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, परिस्थितियों को छोड़कर क्या होगा? 50% से अधिक नहीं होगा, 50% से अधिक नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां सामान्य हैं, असामान्य नहीं है, तो ये जो आरक्षण है वो किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं होगा। अगला इसमें देखिए क्या सिफारिश थी, 4 नंबर तक हो गई। पांचवी सिफारिश, पांचवी क्या बात बताई? आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया जाएगा, को लागू किया जाएगा। अब ये क्या है क्रीमी लेयर? इसमें क्या होता है, ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात की जा रही है कि ओबीसी में जो आरक्षण होगा उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। क्रीमी लेयर में होता क्या है, एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है आय की। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर 8 लाख निर्धारित कर रखा है, तो 8 लाख वार्षिक आय की सीमा निर्धारित है ओबीसी के आरक्षण के संबंध में। इसका मतलब यह हुआ कि जिनकी इनकम 8 लाख वार्षिक के नीचे है ओबीसी में, 8 लाख वार्षिक से नीचे है ओबीसी में, उनको तो आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन जिनकी इनकम 8 लाख वार्षिक से अधिक है ओबीसी में, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात इनको क्या माना गया, 8 लाख के ऊपर के जो भी ओबीसी के व्यक्ति हैं उनको क्या माना गया? क्रीमी लेयर, अर्थात मलाई की परत। तो आप समझ ही रहे हैं कि ओबीसी में भी क्या कहा गया कि सभी को नहीं, वास्तव में जिनको जरूरत है, जो आर्थिक रूप से ओबीसी में भी पिछड़े हैं, उन्हीं को आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन ओबीसी में जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई इंदिरा साइनी केस में। ठीक, फिर अगला इसमें क्या निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, नंबर 6 का। इन्होंने कहा कि जो प्रमोशन होगा, प्रमोशन, प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू होगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू होगा, ये बात कही इन्होंने, प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो प्रारंभिक नियुक्ति में ही लागू होगी, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। प्रारंभिक नियुक्ति का मतलब जब वैकेंसी आएंगी, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो फाइनल सिलेक्शन की स्थिति में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। लेकिन जब फाइनली कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा, जब वो नौकरी कर रहा होगा, आगे जब प्रमोशन की बात आएगी तो प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जाएगा। चलो, इन्होंने बोल दिया।
तो राजनीतिक पार्टियां आप समझ ही सकते हैं, जो बातें उनको अपने पसंद की अच्छी लगती हैं तो उनको आगे कंटिन्यू, जो बातें पसंद में नहीं आई तो उनको क्या किया, उन्होंने चेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। आगे चल करके हमारी सरकारों ने क्या किया, हमारे संविधान में 77वां संशोधन किया, 77वां संशोधन। और इस 77वां जो ये हुआ था 1995 में, और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4A, अनुच्छेद 4A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 4A के द्वारा, अनुच्छेद 4A के द्वारा क्या कहा गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, प्रोन्नति में भी आरक्षण होगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोई दो व्यक्ति जो एक रिजर्वेशन की कैटेगरी से जाता है और कोई जो सामान्य कैटेगरी से जाता है, दोनों एक ही पद पर हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक का प्रमोशन हो जाता है केवल इस कारण कि वो रिजर्वेशन के कारण प्रमोट हो रहा है और दूसरा उसके नीचे काम करेगा। अब कोई व्यक्ति जो दोनों साथ काम कर रहे हैं, दोनों बेहतर कर रहे हैं, एक प्रमोट होकर के ऑफिसर बन रहा है, एक उसके नीचे काम कर रहा है, तो जो नीचे काम करेगा उसके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना आएगी और कहीं ना कहीं असंतोष की भावना आएगी, और इसके कारण जो सरकारी विभाग है उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होगी। तो सरकारी विभागों की कार्यकुशलता न प्रभावित होने पाए, या सरकारी विभागों की जो कार्यकुशलता है नकारात्मक रूप में न प्रभावित होने पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारों ने आगे चल करके 1995 में क्या किया, 77वां संशोधन करके हमारे संविधान में अनुच्छेद 4A जोड़ करके प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक, और कौन से नंबर का था ये, 6वें नंबर का ये निर्णय चल रहा है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अगली बात कौन सी कही, 7वें नंबर की अगली बात, इन्होंने कहा पिछले वर्ष के ऐसे पद जो आरक्षित थे, और उन्हें भरा नहीं जा सका, ऐसे पदों को अगले वर्ष की कुल रिक्तियों के साथ जोड़कर 50% आरक्षण की सीमा को निर्धारित किया जाएगा, अभी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, अभी समझ में आ जाएगी, निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि वर्ष 2022 में कितनी वैकेंसी आई, 100 पद थे, किसके लिए, रिजर्व, ओबीसी के लिए या एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए, ओबीसी, एससी और एसटी,
100 पद थे रिजर्व। अब इनमें से हुआ ये कि वर्ष 2022 में जब एग्जाम हुआ तो 80 पद क्या हुए, भर गए, और 20 पद रिक्त रह गए, रिक्त। तो फिर अगले वर्ष यानी कि 2023 में मान लेते हैं कि वैकेंसी आई टोटल कितनी, 100 वैकेंसी आई, मतलब रिजर्व और अनरिजर्व दोनों हैं। तो इनमें क्या होगा, ये जो 100 पद हैं इनके साथ प्लस क्या कर दिया जाएगा, 20 जोड़ करके टोटल कितना हो गया, 120, और 120 का 50% ही रिजर्वेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, देखिए इस तरीके से नहीं होगा कि 100 का 50% अलग कर लिया जाए और 20 ये अलग से हों, 70 रिजर्व हों, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था कि ये जो 100 पद रिजर्व अनरिजर्व आए इनको, और प्लस जो पिछले वर्षों के ओबीसी एससी एसटी के लिए भरे गए टोटल 120, और 120 का 50% यही सीमा होनी चाहिए, इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात कही इसमें। लेकिन इस बात को भी हमारी सरकारों ने पलट दिया। और किस तरीके से पलट दिया, हमारे संविधान में एक संशोधन किया, 85वां संशोधन। और ये जो 85वां संशोधन हुआ था, ये हुआ था वर्ष 2001 में, और इससे हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 4B। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 4B। और अनुच्छेद 4B में क्या कहा गया, मैं समझा देता हूं 4B में क्या कहा गया। इसमें कहा गया, जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे 100 पद क्या थे, आरक्षित थे ओबीसी एससी और एसटी के लिए वर्ष 2022 में। इनमें से 80 पद भर गए आरक्षित, और बचे कितने, 20 पद। ये क्या रह गए, 20 पद रिक्त रह गए। कब की बात हो रही है, ये 2022 की। ये रिक्त रह गए, और ये टोटल सीटें क्या हैं, ये आरक्षित सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित। इनमें से 20 पद रिक्त रह गए। तो इस अनुच्छेद के द्वारा क्या कहा गया कि अगर वर्ष 2023 में कुल पद आते हैं 100 पद का मतलब आरक्षित भी होंगे और अनारक्षित भी होंगे, टोटल पद हो गए 100। तो ये कहा गया कि ये जो टोटल 100 पद होंगे इनमें 50% क्या होंगी, सीटें आरक्षित होंगी, 50% अधिकतम क्या होंगी, आरक्षित होंगी। तो 50% आरक्षित होने का मतलब टोटल पद कितने आरक्षित हो गए, 50 पद। और कहा गया कि जो 20 पद पिछले वर्ष नहीं भरे जा चुके हैं उनको अलग से, ये जो 50% आरक्षण की सीमा है उसको अलग से रखा जाएगा, अर्थात ये 20 अलग होंगे। तो टोटल जो आरक्षित सीटें हो जाएंगी वो टोटल कितनी हो जाएंगी, 70 सीटें हो जाएंगी। तो फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा कि पिछले वर्ष के कोई आरक्षित पद जो भरे नहीं जा सके उनको अगले वर्ष जितने टोटल पद आएंगे आरक्षित और अनारक्षित, उन पदों को जोड़ करके 50% की आरक्षण की सीमा अधिकतम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 100 पद आए 2022 में, और इनमें से 80 पद क्या हुए, भर गए, और 20 पद रिक्त रह गए 2022 में। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था कि 2023 में यदि 100 पद आरक्षित और अनारक्षित आएंगे तो वो और प्लस 20 उनको जो पिछले वर्ष के भरे नहीं गए थे उनको जोड़ करके सीमा कितनी निर्धारित की जाएगी, 50% की सीमा निर्धारित की जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। वहीं पर ये जो हमारे संविधान में 85वां संशोधन करके 2001 में अनुच्छेद 4B जोड़ा गया, तो इसमें क्या कहा गया कि जो पद पिछले वर्ष के रिजर्व थे, रिक्त रह गए थे, उनको अगले वर्ष अलग से रखा जाएगा, और अगले वर्ष जो पद आएंगे उनका 50% पद अलग से रखा जाएगा। तो ये था आपका अनुच्छेद 4B। ठीक, फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आएगा हमारा अनुच्छेद 16(5). और अनुच्छेद 16(5) में क्या कहा गया है कि
किसी धार्मिक संस्था से संबंधित कोई पद उसी विशिष्ट धर्म के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। समझ लेते हैं भाई इसको, ये क्या है आखिरकार। क्या कहा गया? किसी धार्मिक संस्था से कोई पद उसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति के लिए क्या होगा? आरक्षित होगा। जैसे हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में मंदिर एक धार्मिक संस्था है, वहां पर जो पुजारी का पद है वो हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए ही आरक्षित किया जाएगा। या जैसे इस्लाम धर्म है और वहां से जुड़ी धार्मिक संस्था मस्जिद है, वहां पर जो मौलवी का पद है वो इस्लाम धर्म के व्यक्ति के लिए ही आरक्षित किया जाएगा। ऐसा इसलिए स्पष्ट कर दिया गया अनुच्छेद 16(5) में कि कहीं बवाल ना होने पाए कि पंडित जी बोलने लगे कि भाई हम नमाज पढ़वाएंगे और मौलवी साहब बोलने लगे कि हम आकर के पूजा कराएंगे, तो बहुत बवाल हो सकता था, है ना। इसीलिए अनुच्छेद 16(5) में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक, इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, कौन सा? 6। और अनुच्छेद 16(6) में कहा गया है क्या? EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के कमजोर व्यक्तियों के लिए लोक नियोजन में 10% आरक्षण होगा। 10% आरक्षण होगा। और ये जो अनुच्छेद है ये शुरुआत से नहीं था, इस अनुच्छेद को जोड़ा गया 103 में संशोधन 2019 से जोड़ा गया था। तो इसमें क्या कहा गया? EWS के लिए किसमें? सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण की व्यवस्था होगी। यानी वही बात जो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया, जिसको लागू नहीं किया जा सका, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को, उस व्यवस्था को मोदी सरकार के द्वारा 103वें संशोधन के माध्यम से लागू कर दिया गया हमारे संविधान में अनुच्छेद 16(6) जोड़ करके। तो ठीक है, तो इस तरीके से अनुच्छेद 16(6) सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 10% के आरक्षण की बात करता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 16। एक एक करके हमने सारी इसमें बातों को समझा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो अनुच्छेद 16 के मैंने 8 सब आर्टिकल बताए थे। उनमें से अनुच्छेद 16(1) क्या था कि लोक नियोजन के विषय में, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) में क्या बताया था? इसमें वो आधार बताए गए थे जिन आधारों पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मैंने बताया था कि अनुच्छेद 16(2) में वही सारे के सारे आधार थे जो अनुच्छेद 15(1) में थे, लेकिन इसमें एक नया आधार जुड़ जाता है, निवास स्थान। इसके बाद अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल संसद कर सकता है, राज्यों के पास में ऐसी कोई पावर नहीं होगी। और ऐसा इसलिए भी किया गया निवास स्थान के आधार पर भेदभाव, ताकि जो स्थानीय स्तर पर जो योग्यता की जरूरत हो उस योग्यता की पूर्ति हो सके। 16(4) में क्या कहा गया कि पिछड़े हुए नागरिकों अर्थात OBC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
और अनुच्छेद 16(4) को लागू करने के संबंध में अर्थात ओबीसी के आरक्षण के संबंध में कौन कौन सी घटनाएं हुई। सबसे पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 1953 में, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इसकी रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया। जब 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो 1979 में उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। और बीपी मंडल ने बताया कि ओबीसी किनको माना जाए और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी हो, 27% आरक्षण की व्यवस्था हो। तो फिर इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है 1980 में और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। फिर इसके बाद बीपी सिंह की सरकार आती है 1990 में और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता है, अर्थात ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। लेकिन जल्दी सत्ता परिवर्तन फिर से होता है 1991 में। नरसिम्हा राव सरकार ने क्या कहा कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था भी होगी। फिर नरसिम्हा राव सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चला उसे इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1992 के नाम से जाना जाता है। इसे मंडल आयोग के मामले के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण होगा 27%, वो क्या होगा, वैध होगा। 27% आरक्षण वैध होगा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है वो अवैध होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का आधार क्या माना, जाति, ना कि आर्थिक माना। ठीक। फिर इसके बाद इसमें चौथी बात क्या कहेगी कि परिस्थितियां यदि सामान्य हैं तो आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन 77वें संशोधन 1995 में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटते हुए क्या कहा गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। और इसके बाद 7वीं बात इसमें क्या कही गई कि इसमें कहा गया कि जो सीटें पिछले वर्ष में रिजर्व थी और वो भरी नहीं जा सकी, उसमें उनको अगले वर्ष अलग से नहीं रखा जाएगा। टोटल जितने पद आएंगे उनको जोड़ करके फिर 50% की सीमा को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन आगे चल करके 50वें संशोधन 2001 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया गया और क्या कहा गया कि पिछले वर्षों में जो आरक्षित सीटें नहीं भरी जा सकी हैं उनको अगले वर्ष में अलग से रखा जाएगा। ये 50% की सीमा से अलग रखा जाएगा, टोटल सीटों में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 16(5) में क्या कहा गया कि अगर कोई जो धर्म या धार्मिक संस्था उससे जुड़ा हुआ कोई पद है उसी विशिष्ट धर्म के लिए आरक्षित किया जाएगा। और 16(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात कही गई है, कितने, 10% आरक्षण की बात कही गई है और इसको जोड़ा गया था 103वें संशोधन 2019 के द्वारा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 था, काफी बड़ा था ये। अब इसके बाद हम लोग अगले अनुच्छेद में आते हैं। अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 17। अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में क्या है, इसमें कहा गया है, क्या है, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहां पर अस्पृश्यता का मतलब क्या है, छुआछूत। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत किया जाता है और छुआछूत जैसा कोई भी काम भारत में दंडनीय अपराध होगा। तो देखिए, छुआछूत की समस्या हमारे समाज की ऐसी समस्या है जिसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें समझने की बात यह है कि आज हमारे संविधान को लागू हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन छुआछूत की समस्या आज भी हमारे समाज में खत्म नहीं हो पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी काफी बड़े रूप में है और शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो, आज भी यह समस्या बनी हुई है। तो अगर आज ये समस्या बनी हुई है तो आजादी के समय यह समस्या अपने बड़े गंभीर रूप में रही होगी। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और इसको अनुच्छेद 17 अर्थात मौलिक अधिकारों वाले भाग में शामिल किया।
इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई भी व्यवहार है तो ऐसे मामले में सीधे व्यक्ति को कहां पर अपील करने का अधिकार होगा? सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील करने का अधिकार होगा। तो मौलिक अधिकार में शामिल करने से इस मुद्दे को हमारे संविधान निर्माताओं की गंभीरता समझ में आती है। लेकिन समझने की बात यहां पर यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में केवल इतनी बात बताई गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और ऐसा कोई भी काम भारत में दंडनीय अपराध होगा। हमारे संविधान में कहीं पर यह नहीं बताया गया कि किसको छुआछूत माना जाएगा। हमारे संविधान में यह नहीं बताया गया कि छुआछूत के लिए कितना क्या दंड होगा। तो इसका मतलब कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 17 है अपने आप लागू नहीं होगा। इसको लागू करने के लिए संसद में एक कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी और इसको लागू करने के लिए संसद में जो कानून बनाया गया उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। 1955 के नाम से जानते हैं। तो ये जो संसद में कानून बना है, इसी कानून में ये बताया गया कि किसे छुआछूत माना जाएगा और छुआछूत के लिए कितना दंड दिया जाएगा। ठीक, तो ये था हमारे संविधान का अनुच्छेद 17। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 18 के बीच 4 सब आर्टिकल हैं। इनमें से जो अनुच्छेद 18, इसका देखिए टाइटल क्या है अनुच्छेद 18 का? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इसके पहले चारों सब आर्टिकल पर बात कर लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 18(1) में क्या कहा गया है कि राज्य, सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं देगा, अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। किसको रोका गया है उपाधि देने से? राज्य को रोका गया है कि उपाधि राज्य नहीं देगा। और कौन सी, वो यहां पर उपाधियों का मतलब भी समझ लें। ये जो उपाधियां हैं ये अंग्रेजों के समय दी जाती थी, जैसे राय रायन की उपाधि, दीवान बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि, नाइट की उपाधि, ड्यूक की उपाधि, ये उपाधियां दी जाती थी। और ये जिन व्यक्तियों को उपाधियां दी जाती थी वो व्यक्ति अपने आप को अन्य भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ समझने लगते थे। अर्थात ये जो उपाधियां थी, ये उपाधियां हमारे समाज में असमानता पैदा करती थी। इसीलिए जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तो आजादी के पहले ही हमारे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि जब भी हम आजाद होंगे तो इस तरीके की उपाधियों का अंत करेंगे। इस तरीके की उपाधियों का मतलब ऐसी उपाधियां जो हमारे समाज में भेदभाव पैदा करती हैं, असमानता की भावना पैदा करती हैं, ऐसी उपाधियों का हम लोग अंत करेंगे। इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो अनुच्छेद 18 के द्वारा ऐसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन कहा गया कि कौन सी उपाधियां जारी रहेंगी? सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को जारी रखा जाएगा। सेना से संबंधित उपाधियों का मतलब जैसे कर्नल की उपाधि, लेफ्टिनेंट की उपाधि, जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी वगैरह को जो दी गई उपाधियां हैं, है ना, जैसे कि कर्नल की उपाधि या लेफ्टिनेंट की उपाधि, लेफ्टिनेंट की उपाधि। इसी तरीके से शिक्षा से संबंधित उपाधियों का मतलब क्या है? शिक्षा से संबंधित उपाधियों का मतलब जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, या पीएचडी की उपाधि दी जाती है, पीएचडी की उपाधि दी जाती है, या शास्त्री की उपाधि दी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री,
लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री शब्द जुड़े होने से बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि वो ब्राह्मण जाति से संबंधित है। ऐसा नहीं, वो कायस्थ जाति से संबंधित थे। उनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय ने उनको शास्त्री की उपाधि दी थी, तभी वो अपने नाम के साथ क्या जोड़ने लगे, शास्त्री। तो इस तरीके से क्या कहा गया कि राज्य उपाधियों को नहीं देगा। कौन सी उपाधियां? जो हमारे समाज में असमानता पैदा करती थी, लेकिन राज्य सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को दे सकता है। यह बात बताई गई हमारे संविधान के अनुच्छेद 18(1) में। इसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 18(2). अनुच्छेद 18(2), इसमें क्या कहा गया कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, से कोई उपाधि नहीं लेगा। तो ये जो आपका अनुच्छेद 18(2) है, अनुच्छेद 18(2) है, ये किसको? भारत के नागरिकों को कहां से? दूसरे देशों से उपाधियों को लेने से रोकता है। सीधी बात कही गई कि कोई भी जो भारत का नागरिक है, किसी भी दूसरे देश के द्वारा यदि कोई उपाधि दी जाती है तो उस उपाधि को वो धारण नहीं करेगा। सीधा सीधा मना कर दिया गया। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 18(3), इसमें कहा गया कि कोई जो विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिक यदि किसी, कोई विदेशी नागरिक में भी समझिए कौन, जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा। तो ये किसके संबंध में? ये भारत के नागरिकों के संबंध में नहीं, किसके? विदेशी नागरिक जो है, यदि कोई विदेशी राज्य, कोई दूसरा देश उनको उपाधि देना चाहता है तो किसकी अनुमति से उपाधि लेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से। और सभी विदेशी नागरिकों की बात नहीं हो रही। कौन सा विदेशी नागरिक? जो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, ऐसे लोगों के लिए यहां पर बात कही गई है। ठीक। तो 18(2) 18(3) में फर्क। 18(2) किसके संबंध में है? भारत के नागरिकों के संबंध में, वो कोई उपाधि ले ही नहीं सकता। 18(3) किसके बारे में? विदेशी नागरिक। और सभी विदेशी ने, ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, यदि वो किसी दूसरे देश से कोई उपाधि लेना चाहता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। ठीक है। और इसके बाद फिर इसके बाद हमारे संविधान का अनुच्छेद क्या है? 18(4). और 18(4) में क्या कहा गया है? 18(4) में क्या कहा गया है? भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक जो भारत सरकार के अधीन
लाभ के पद, लाभ के पद या विश्वास के पद पर है, विश्वास के पद पर है, वह किसी विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से कोई पद, लाभ, लाभ या पुरस्कार, पुरस्कार राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार करेगा, से ही स्वीकार करेगा। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है 18(4), ये किसके बारे में बात कर रहा है? भारत का कोई नागरिक यदि क्या विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से क्या प्राप्त करना चाहता है? पद कोई, या कोई लाभ या कोई पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, तो राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार करेगा। और किसके बारे में बात कर रहा है? जो भारत सरकार के अधीन किस पद पर है? लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है? तो भारत का कोई नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है, यदि उस व्यक्ति को कोई विदेशी राज्य कोई पद देना चाहता है, कोई लाभ देना चाहता है, कोई पुरस्कार देना चाहता है, तो ऐसा वो व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार करेगा। ठीक है, तो ये बात बताई गई है अनुच्छेद 18(4) में। तो अनुच्छेद 18 के जो सारे सब आर्टिकल एक बार रिवाइज कर लें। 18(1) में क्या कहा गया कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। कौन सी उपाधियां? जो असमानता पैदा करती थी, दो क्षेत्रों में छोड़ करके, सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता है। 18(3) में क्या कहा? कोई विदेशी नागरिक, यदि कोई विदेशी राज्य उसको कोई उपाधि देना चाहता है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही स्वीकार करेगा, लेकिन सभी विदेशी नागरिकों के नहीं, जो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर हैं। अनुच्छेद 18(4) में क्या कहा गया? भारत का कोई नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, कोई किसी विदेशी राज्य से यदि उसको कोई पद मिलना है, लाभ मिलना है, पुरस्कार मिलना है, तो राष्ट्रपति की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए हुआ क्या, वर्ष 1954 में पुरस्कार स्टार्ट हुए। कौन कौन से पुरस्कार यहां पे स्टार्ट हुए? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्म श्री। ये क्रम से सब सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण और इसके बाद पद्म श्री। ये स्टार्ट हुए थे 1954 में। आगे चल करके 1977 में भाई विरोध हुआ कि ये पुरस्कार भी एक तरीके से असमानता ही पैदा करते हैं, इसीलिए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इन पुरस्कारों को क्या किया? बंद कर दिया। फिर आगे चल करके 1980 में फिर से जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इनको फिर से क्या किया? शुरू कर दिया। तो ये जो चारों पुरस्कार है 1954 में शुरू हुए थे, 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया और 1980 में इनको फिर से शुरू कर दिया गया। तो इनको लेकर के विवाद रहा है कि ये एक तरीके से असमानता पैदा करते हैं। फिर इसी से चल करके आगे जुड़ करके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा 1980 के बाद में 1990-91 के आसपास है, अभी मुझे डेट एग्जैक्ट ध्यान नहीं, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उपाधियों और पुरस्कारों के बीच में अंतर बताया। उपाधियों और पुरस्कारों के बीच में अंतर बताया, उपाधियां और पुरस्कार के बीच में अंतर बताया। क्या अंतर बताया? ये जो उपाधियां होती हैं
ये कैसी होती थी? आनुवांशिक होती थी, आनुवांशिक होती थी। आनुवांशिक का मतलब जिसको मिल गया फिर उसके बेटे को, फिर बेटे को, फिर बेटे को। जैसे राय रायन, अगर किसी को उपाधि मिल गई तो फिर उसके बेटा भी राय रायन होगा, उसका बेटा भी राय रायन। अर्थात उपाधियां क्या होती थी? आनुवांशिक होती थी। और जो पुरस्कार हैं ये आनुवांशिक नहीं होते थे। दूसरा अंतर, भाई जैसे भारत रत्न है, ये पुरस्कार आनुवांशिक नहीं है। सचिन तेंदुलकर को अगर भारत रत्न मिला तो बेटे को भी मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पुरस्कार क्या होते हैं? आनुवांशिक नहीं होते हैं। अगली बात, उपाधियों के लिए किसी विशिष्ट योगदान की आवश्यकता नहीं होती, विशिष्ट योगदान की आवश्यकता नहीं। वही जैसे अब किसी को राय रायन की उपाधि मिली है, फिर उसके बेटे को, फिर बेटे को, फिर बेटे को, तो देश के लिए किसी विशिष्ट योगदान की जरूरत उनको नहीं पड़ती थी। लेकिन उपाधियों के लिए विशिष्ट योगदान की जरूरत होती है, विशिष्ट योगदान की जरूरत होती है, जरूरत होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर भारत रत्न दिया गया तो खेल के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है, इसीलिए उनको भारत रत्न दिया गया। फिर तीसरा अंतर क्या बताया? इनका जो प्रयोग है, उपाधियों का प्रयोग है, वो नाम के आगे, नाम के आगे या पीछे जोड़कर किया जाता था, पीछे जोड़कर किया जाता था। वहीं पर ये जो पुरस्कार हैं, इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे जोड़कर नहीं किया जा सकता है। जैसे उपाधि थी राय रायन, तो जैसे किसी का भी नाम हो, राय रायन अजय तिवारी, दीवान बहादुर अजय तिवारी, इस तरीके से होता था ना, तो नाम के आगे या पीछे जोड़ करके किया जाता था। लेकिन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे या पीछे जोड़ करके नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमारे संविधान का, हाँ? ठीक, खत्म हो गया, खत्म हो गया, रुक जाओ अभी। तो इसमें क्या है कि उपाधियों और पुरस्कार में अंतर बताया गया। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उपाधियां अनुमानसिक होती थी लेकिन पुरस्कार अनुमानसिक नहीं। उपाधियों का प्रयोग, उपाधियों के लिए विशिष्ट योगदान की आवश्यकता नहीं होती थी और पुरस्कारों के लिए विशिष्ट योगदान की आवश्यकता होती है। और उपाधियों का प्रयोग नाम के आगे या पीछे जोड़ करके किया जा सकता था, लेकिन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे या पीछे जोड़ करके नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, ना कि पुरस्कारों का। इसीलिए भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार हैं ये आगे कंटिन्यू रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये था हमारे संविधान का अनुच्छेद 18। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आज की क्लास में 16, 17 और 18 इन 3 अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की क्लास के बाद जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम नए जो मौलिक अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला मौलिक अधिकार अभी खत्म हुआ, समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक, और अगला मौलिक अधिकार होगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो अगली क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।